है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। टॉकिंग ट्यूजडेज के इस नए संस्करण में और आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत हैं जो कि ही इज द टीचर ऑफ टीचर्स, और उनका इंटरव्यू लेने के लिए भी हमारे पास एक और बड़ी शख्सियत हैं, सबके हरदिल अजीज लालामाइट्स के सबसे प्रिय टीचर डॉक्टर चोपड़ा सर। नमस्कार सर। नमस्कार। और इस इंटरव्यू को मॉडरेट करने के लिए हमारे बीच हैं ऑस्ट्रेलिया से जुड़ते हुए एवर स्माइलिंग डॉक्टर नितिन। वेलकम डॉक्टर नितिन। थैंक यू वर्धा, थैंक यू। अपने डॉक्टर रमेश चड्ढा सर का स्वागत करते हैं। वेलकम सर। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर वर्धा, डॉक्टर नितिन और प्रोफेसर चोपड़ा साहब। आप लोगों के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, और खास तौर पे प्रोफेसर चोपड़ा, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि काश प्रोफेसर चोपड़ा के टाइम में वहाँ स्टूडेंट होता। तो क्या बात है। पर अभी भी भले ही वो मेरे से कनिष्ठ हैं, पर अभी भी गुरु हैं तो गुरु हैं। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं, आप गुरु हैं सर, हम तो चेले हैं आपके। और आपको जो है कितने समय से हम जानते हैं, आप कितना प्यार करते हैं सबको, कितना आप सपोर्ट करते हैं, कितना आप हेल्प करते हैं शुरू से। तो नितिन इंटरव्यू करते हैं सर का। बिल्कुल सर, जरा आप अपनी LLRM में जर्नी के बारे में शॉर्ट में बताइए कि कौन से बैच में आपने ज्वाइन किया और उसके बाद आज तक आपका क्या जर्नी रहा। मेरे लालामाइट साथियों, मेरा लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में प्रवेश एक मधुरतम संयोग रहा है। उसे मैं विचित्र कहूँ तो कोई विडंबना नहीं होगी। सन 1967 में जब मैं इंटरमीडिएट में था, तब मैंने CPMT अपीयर हुआ। उस समय एक जूलॉजी का पेपर जिसमें 5 क्वेश्चन थे, 3 आउट ऑफ सिलेबस थे और 2 इंटरमीडिएट सिलेबस के थे, तो 2 क्वेश्चन करके हम लोग छोड़ आए। अल्टीमेटली वो पेपर पोस्टपोन हुआ, 12 जुलाई 1967 को वो हुआ। पर मैं क्यों नहीं जा पाया पेपर देने के लिए? एक दिन पहले मुझे जाना था। मैं बरेली में मॉडल टाउन में रहता था, वहाँ एक IVRI के बहुत सीनियर साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपनी बेटी को मेरे साथ जाने के लिए मुझे कहा, ले जाने के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़ा हास्यास्पद भी लगता है, मैं उसके कारण वो पेपर देने नहीं पहुंचा लखनऊ में। उसके बाद 1968 में BSc पार्ट 1 का एग्जाम देने के साथ साथ मैंने CPMT में फिर से वो किया। 1967 में मैंने अपना पहली चॉइस KGMC रखी थी। 1968 में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त BSc में हो गया था, उसके फादर एयरफोर्स में थे दिल्ली में। उसने अपनी फर्स्ट चॉइस मेरठ रखी, तो मैंने भी मेरठ भर दी और मेरा मेरठ में सिलेक्शन हो गया। 1967 में मेरे पेपर ज़्यादा अच्छे हुए थे, पर वो मैं जूलॉजी का पेपर दे देता तो शायद मैं मेरठ की धरती में मेडिकल कॉलेज में कदम न रख सकता, जो मेरा दुर्भाग्य होता। 1968 में भी जब पहला विकल्प मैंने मेरठ रखा, उसके 30 साल बाद मेरा बेटा जो इस समय मेडिकल में एसोसिएट प्रोफेसर है कैंट की यूनिवर्सिटी USA में, उसने अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स से कोई बात की होगी, मेरे जो मेरिट में नंबर देखे, उस समय भी मेरा KGMC में हो सकता था, पर पहली चॉइस मेरठ रख दी तो मेरठ रख दी। मेरठ में बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब समय मेरा बीता। सारे सब्जेक्ट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के बाद फाइनल ईयर में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। कुछ पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मैंने इंटर्नशिप बरेली में की और उसके बाद मुझे PMS ज्वाइन करनी पड़ी। PMS में मैंने 34.5 साल सेवा दी, जिसमें 29 साल मेरे देहात में थे। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी इटावा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ और महानिदेशक का स्टाफ ऑफिसर रहा। ये मेरे मुख्य पोस्टिंग्स थी। सेवानिवृत्ति के बाद भी मैंने 5 साल तक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में नेशनल प्रोग्राम्स के कंसल्टेंट का काम किया। 5 साल तक मैंने एक मर्चेंट नेवी के इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया। इधर 4 साल से मैं एक चैरिटेबल क्लिनिक में वॉलंटरी सर्विसेज दे रहा हूँ 3 घंटे के लिए सवेरे। ये मेरा वो है मेडिकल का एक संक्षेप में इतिहास। कितने ही मैंने मेडल प्राइजेस अपनी सर्विस में, इवन कैश अवार्ड्स भी
सरकार द्वारा पाए। क्या क्या बात है सर। मैं तो कहूँगा ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 67 में आप एग्जाम देने नहीं जा पाए और आप मेरठ आ गए। फर्स्ट चॉइस भी दूसरे साल में मेरठ रखी, जबकि मेरठ में लखनऊ मिल सकता था। तो और उसी की ये देन है कि सर आज हम लोग जो है आपका इंटरव्यू ले पा रहे हैं। हाँ, ये मेरा भी सौभाग्य है कि ऐसा अवसर मुझे मिल रहा है आप लोगों क्या की बात वजह है से। सर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वर्धा की तरफ से आ रहा है, ये बहुत ही मजेदार सवाल है सर। उम्मीद करते हैं इसका जवाब भी बड़ा मजेदार आएगा। वर्धा। हाँ, ईश्वर करेगा। जर्नी के बारे में हमें बताया, तो अपने कॉलेज के टाइम का कोई बहुत ही दिलचस्प वाक्य हमसे शेयर करिए, कोई बड़ा फनी इंसिडेंट जो आज भी आपको याद आता हो। मेरे पास दो रूप में मेरी यादगारें हैं, स्मृतियां हैं। एक तो कुछ खट्टी मीठी स्मृतियां और एक कुछ मेरी शैतानियों के बारे में। थर्ड ईयर में जब हम लोग पहुंचे तो मेडिसिन क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू हो गई थी। एक रात को मैं और एक मेरा मित्र जो बाद में आगरा ट्रांसफर हो गया, राकेश माथुर, हम लोगों की मेडिसिन में नाइट ड्यूटी लगी थी। हमारे आरएमओ डॉक्टर एसएस रत्रा थे। उस समय कोका कोला का बहुत शौक था सबको और क्रेज भी था, तो हम दोनों ने कुछ बॉटल्स कोका कोला की ले जाके मेडिसिन के रेफ्रिजरेटर में रख दी। रात को लगभग 12 बजे के करीब डॉक्टर रत्रा साहब ने हमको बुलवाया, जो तो हम दोनों पहुंचे। वो जो उन्होंने हमारी क्लास ली मैं वर्णन नहीं कर सकता। चलिए कोई बात नहीं, हम डांट खा के अपना रूम में चले गए। कोई पेशेंट था नहीं तो हम लोग सो गए। 3 बजे डॉक्टर रत्रा साहब ने हम लोगों को उठवाया, जगाया और बोले कि ये जो कोका कोला लाया हो इसको पी तो लो। तो और हम लोगों ने फिर, मैं स्टाफ के डॉक्टर रत्रा के साथ वो कोका कोला का आनंद लिया। वो भी एक याद बन गया। हमारे जो प्रिंसिपल होते थे उनको शत शत नमन, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, प्रोफेसर जी.के. त्यागी सर। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट डिसिप्लिनेरियन, इतने लेबोरियस, और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में तो वो अपने हिंदुस्तान के वासी लगते ही नहीं थे। बिल्कुल यूरोपियन, ब्रिटिशर्स या जर्मन, पूरा उनका पर्सनैलिटी थी। और उनके पास एक छाता रहता था। वो धूप में, बरसात में उसकी चिंता किए बिना उन्होंने कॉलेज के कंस्ट्रक्शंस को सुपरवाइज किया उस समय इनिशियल। एक बार यूपी में जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर तो थे ही मेरठ में, वो जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक नहीं हुई तो इनकी यूपी एसोसिएशन के जो अधिकारी थे, जूनियर डॉक्टर्स, वो मेरठ आए स्ट्राइक करवाने के लिए। प्रोफेसर जी.के. त्यागी सर को पता लगा, वो वहां पहुंच गए उनके पास और नितिन जो उन्होंने छाते से उन जूनियर डॉक्टर्स की पिटाई की कि छाता टूट गया। छाता टूट गया, सोचिए। तो वो भी एक ऐतिहासिक क्षण बन गया कि रेजिडेंट्स की स्ट्राइक ना करवाने के लिए छाते से पिटाई की गई। एक पैथोलॉजी का और प्रकरण है। प्रोफेसर जी.के. त्यागी हमारे हेड थे और बहुत ही सज्जन एक प्रोफेसर अटल साहब प्रोफेसर थे, सेकंड इन कमांड। जैसा कि अक्सर सब जगह होता है, सेवा में भी और सब जगह, नंबर 1 और 2 में कुछ आंकड़ा 36 का रहता। पैथोलॉजी का पेपर था नेक्स्ट डे। एक दिन पहले ही प्रोफेसर जी.के. त्यागी साहब का एक भतीजा अशोक त्यागी भी हमारे बैच में था। तो प्रोफेसर अटल साहब की तरफ से एतराज किया गया यूनिवर्सिटी को कि क्योंकि वो उनका रिलेशन में है, वो एग्जामिनर नहीं हो सकते। रातों रात वो पेपर बदला गया। साइक्लो स्टाइल पेपर हम लोगों को मिला और जिसको हम लोगों ने अटेम्प्ट किया, पर क्योंकि एक हाई पावर का वो था ये प्रकरण, उस समय बहुत से स्टूडेंट्स जो पैथोलॉजी में अटेम्प्ट खा चुके थे, हिस्ट्री में पहली बार शायद होगा कि पैथोलॉजी के पेपर की स्क्रूटनी कराई गई। प्रोफेसर अटल साहब जिसके एग्जामिनर थे फर्स्ट, अशोक त्यागी जी और बाकियों का तो कुछ नहीं हुआ। एक कानपुर के हमारे साथी थे, वो उसमें क्लियर कर गए पैथोलॉजी को। कुछ और थोड़ी सर यादें भी हैं। कुछ मजेदार प्रकरण और लेते हैं चोपड़ा सर, क्योंकि आप टीचर रहे हैं तो मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन आप पूछे सर से
जो है टीचर की तरफ से ये सवाल आएगा तो और मजा आएगा। और मजा आएगा। जी 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 सर, मतलब किसी टीचर के साथ आपका कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ हो जो आपको मजेदार लगा हो या एम्बैरेसिंग लगा हो, वो अगर नहीं, आपके साथ कुछ बात हुआ? वो भी बहुत ही अच्छा प्रकरण रहा है। हमारी गायनी ऑब्स्टेटिक्स की हेड प्रोफेसर रमा वैश होती थी। आप लोगों ने शायद उनके बारे में सुना हो या ना हो। बिल्कुल, कहाँ आपने सुना होगा तो आप अच्छे से जानते होंगे। एकदम कड़क स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, और वो खास तौर में गायनी में लड़कियों का फेलियर बर्दाश्त नहीं करती थी कि ये तो तुम्हारा ही सब्जेक्ट है, तुमसे कोई गलती माफी नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने बताया था, फाइनल ईयर में मेरे फादर की एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया से डेथ हो गई थी। मैं अपने रेगुलर बैच के लास्ट टर्मिनल नहीं दे पाया था। इसी बीच जो मे बैच के टर्मिनल्स होने थे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के, मैं प्रोफेसर एलन साहब के पास, प्रोफेसर आर गुप्ता साहब के साथ, प्रोफेसर जयराजादा के पास मेडिसिन, सर्जरी और ऑप्थेल्मिक्स के लिए अपीयर होने के लिए परमिशन लेने गया, तो उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे परमिशन दे दी मेरी स्थिति देखते हुए। तो फिर मैं प्रोफेसर रमा मिश्रा जी के चैम्बर में गया। नमस्ते प्रणाम करने के बाद मैंने अपना प्रॉब्लम बताई कि इस तरह मेरे फादर की डेथ। इतनी जोर से डांट पड़ी मुझे कि पता नहीं क्या शब्द थे उनके, पता नहीं क्या क्या बहाने लेकर चले आते हैं। एनीवेज, मैं तो सीधा अबाउट टर्न हो गया, बाहर आ गया, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसी दिन शाम को मैं उनके आवास पर पहुंच गया। जैसे ही मैंने परमिशन लेके एंट्री की, मेरे उनके पास पहुंचने से पहले ही उनके ये शब्द, आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, आप गायनी के इस बैच के टर्मिनल में अपीयर हो जाइएगा, बिना मेरे कुछ कहे। तो जो उस समय के प्रोफेसर में एक हम लोगों में दहशत होती थी, जो आजकल वातावरण काफी चेंज हो गया है, जो एक डर सा होता था लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर को तो छोड़िए, एक डेमोन्स्ट्रेटर से भी दहशत होती थी स्टूडेंट्स को। जी सर। तो जहाँ ये दहशत होती थी वहां अंदर ही अंदर उनके हृदय में एक प्यार भी भरा होता था, एक आशीर्वाद भी भरा होता था। वो वास्तव में कभी नहीं चाहते थे कि स्टूडेंट्स का कोई बुरा हो, बल्कि स्टूडेंट्स अगर किसी प्रॉब्लम में हो तो उस समय के समय निकाल के भी ले आते थे हमारे फैकल्टी के मेंबर्स, हमारे गुरुजन। बिल्कुल सर। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वर्दा, हमारे टाइम में तो ब्लास्ट मैगजीन हुआ करती थी। चलिए सर से जो है ये सवाल पूछा जाए मैगजीन से रिलेटेड। कॉलेज मैगजीन थी जिसमें कि कल्चरल अपडेट्स, या जैसे हम लोगों के टाइम में ब्लास्ट निकलती थी जो कि स्टिमुलस कल्चरल अपडेट रहती थी, और बहुत उसमें फनी सेक्शंस होते थे जैसे एनकाउंटर्स और ये सब। तो इस प्रकार की कोई सिमिलर आपके टाइम में मैगजीन या कुछ न्यूज़लेटर? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि उस तरह की, क्योंकि तीसरा ही बैच था हमारा, उस तरह की कोई एक्टिविटीज होती थी। यहाँ क्लिनिकल सोसाइटी वगैरह बनी हुई तो थी, पर मुझे इस तरह नहीं लगता कि कोई मैगजीन वगैरह होती थी। ओके, अगला सवाल चोपड़ा सर आपकी तरफ से। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, मेडिकल कॉलेज में ना सर स्लैंग्स बड़े यूज होते हैं कि जब हम खुश होते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर स्लैंग का इस्तेमाल करते हैं। तो सर, जब आप लोग खुश होते थे तो किस पर्टिकुलर स्लैंग का इस्तेमाल करते थे, और जब गुस्सा होते थे तो फिर कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते थे? जब खुशी होती थी तो बल्ले बल्ले ही होती थी प्रोफेसर साहब, और जब कोई गुस्सा या नाराजगी होती थी, ओए तेरी तो। क्या बात है। अच्छा वर्दा, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जिससे हम, क्योंकि हम लोग कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं सबके बीच में, तो हम चाहते हैं कि सर जिसकी कनेक्टिविटी के बारे में भी हम जाने। तो इस क्वेश्चन पूछने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और ई ब्लास्ट का बेसिकली विजन ही यही है। द विजन बिहाइंड ई ब्लास्ट इज कनेक्टिंग लालामाइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. So it's basically a digital forum wherein we want to connect all the Lalamites across the globe, and just वो जो एक थोड़ा सा inhibition रहा है, लोगों में interaction कई बार मिस हो गया, कई बार हम अपने सीनियर जूनियर्स को जान नहीं पाए किसी भी चीज के चलते। तो आज डिजिटल मीडिया का फायदा उठाते हुए हम लोगों से कनेक्ट हों और
ऐसी ऐसी चीजें हमें जानने को मिल रही हैं और ऐसी ऐसी बातें जानने को मिल रही हैं कि बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा है। तो सर, आप क्या, अगर आपसे जाना जाए, आपकी अगर इच्छा हो, तो आप किन 3 लालामाइट से कनेक्ट करना चाहेंगे? मतलब अगर आप लालामाइट से कनेक्ट करना चाहेंगे? हाँ। जी सर। चलिए, पहले से तो मैं छोटा सा जवाब दे दूं, फिर मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा। मैं तो इंटरेक्ट करना चाहूँगा या उनके साथ समय बिताना चाहूँगा। उसमें हैं 66 बैच के डॉक्टर S.K. सूरी साहब और प्रोफेसर हरिवंश चोपड़ा साहब और डॉक्टर अमरीश पवार। क्या सर, बात है सर, बता दीजिए हैं? सर। आप अच्छा, मैं कुछ 68, 1998 बैच के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। सबसे तो पहले मैं OSA 2023 की अपार सफलता के लिए 98 बैच को हार्दिक शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद देना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर आयोजकों के प्रयास और अविस्मरणीय इतिहास रचने को इंगित कर रहे हैं। ई ब्लास्ट उसी की तरफ एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें भाग लेने के लिए सभी को प्रेरित प्रोत्साहित कर रही है OSA में भाग लेने के लिए। इससे OSA को सफल बनाने के लिए कनिष्ठों का स्नेह, सहयोग और वरिष्ठों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन अवश्य लाभदायक होगा। भले ही नीतिगत और प्रशासनिक निर्णयों में उनको सम्मिलित न किया जाए, गुरुजनों के सम्मान के योगदान को भी सफलता हेतु कम नहीं आंका जा सकता। निश्चित ही वर्तमान में गुरु शिष्य वातावरण काफी परिवर्तित हो गया है, फिर भी जो स्नेह, मार्गदर्शन और सहयोग इस समय वर्तमान में आप लोगों को मिल रहा है वो प्रशंसनीय है। OSA में भाग लेने के लिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा, और ये भाग लेने का क्यों लेना चाहिए, क्या क्या इससे हमें लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं। अपने अध्ययन काल की मधुर स्मृतियों को रिफ्रेश करने का एक अवसर होता है जी। गुरुजनों से पुनः आशीर्वाद प्राप्त करने का भी ये अवसर है। अपने वरिष्ठों कनिष्ठों से आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करने का अवसर है। और निश्चित तौर पर हम भले ही 50, 55, 52 साल पूर्व के विद्यार्थी रहे हैं, अपने आप को एक हम उस समय विद्यार्थी पाते हैं लाला लाजपत मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का। और इसके साथ साथ अन्य मनोरंजन की भी कोई सीमा नहीं होती। और मैं तो समझता हूँ, हालांकि मैंने बहुत बाद से 2011 से जाना शुरू किया, पर मैं तो इतना स्नेह और सम्मान पाता हूँ कि जिसकी मैं शायद कल्पना भी नहीं कर सकता। एक लालामाइट के लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इतने साल 45 साल करीब मेडिकल टच में रहा, उत्तर प्रदेश की सेवाओं में विभिन्न मेडिकल कॉलेज के एलुमनाई का भी मेरे से वास्ता पड़ा, मेरे साथ रहे, मेरे सीनियर रहे हैं। पर जो मोहब्बत लालामाइट्स में है वो कहीं भी देखने को नहीं मिली मुझे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक सर, सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर। कि ये हम OSA के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और मैं तो बहुत शुरू से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत छोटे से बजट से हम इसकी शुरुआत करते थे, और अब इसका बजट जो है वो 50 लाख से भी ऊपर चला जाता है, और एक दिन का फंक्शन होता है। और मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि एल्यूमनाई का अपने कॉलेज की स्ट्रेंथनिंग में बहुत बड़ा रोल है, और OSA की तरफ से भी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो आपको जैसे मालूम ही है कि हमने एक एल्यूमनाई एसोसिएशन भी बनाई। तो आपका मैसेज उस एल्यूमनाई एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि आप उसके मेंबर भी हैं, सारे ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है, क्यों जरूरी है इस तरह की एसोसिएशन जो कॉलेज की स्ट्रेंथनिंग करे, इसकी क्या जरूरत है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? बिल्कुल, मैंने आपको शायद स्मरण होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपसे पूछा भी था कि कितने एलुमनाई हैं हमारे इस समय मेंबर, तो आपने लगभग बताया 400। तो मुझे थोड़ा सा पीड़ा और दुख होता है कि लगभग 10% भी हमारे एलुमनाई नहीं हैं कॉलेज के ग्रेजुएट। इसकी मेंबरशिप के लिए प्रोफेसर साहब के तो प्रयास होते रहे हैं, हमें हर लेवल से प्रयास करने चाहिए।
और इसको कॉलेज को और स्ट्रेंथन करने के लिए मैं एक सुधार, वैसे तो जो भी सिल्वर जुबली बैच ऑर्गेनाइज करता है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है कॉलेज के लिए। मेरा एक प्रस्ताव है या अनुरोध है या सुझाव है 1998 बैच से कि एक अच्छा सा सुंदर सा डेकोरेटेड एक कॉलेज के विकास के लिए, कॉलेज के सुधार के लिए एक, अगर उसे कोई भी नाम दे दें, सहयोग धनराशि कह दें, डोनेशन कह दें, चैरिटी कह दें, अगर वो रख दिया जाए और उसमें हम लोग अपने सामर्थ्य अनुसार उसमें कुछ ना कुछ सहयोग करते रहें, वो भी मुझे लगता है कि इस प्रयास को आने वाले, अभी नहीं तो आने वाले समय में सफलता काफ़ी मिलने की आशा है, और जिससे हम एलुमनाई को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कॉलेज में सुधार के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ये एक LLRM मेडिकल कॉलेज वेलफेयर कमेटी मैं चाहता हूं कि अगर गठित है तो बहुत अच्छी बात है, वो सबको जानकारी में होनी चाहिए। अगर नहीं गठित, उसमें हमारे विदेशों में बसे हुए लालामाइट्स भी उसके मेंबर हों, वो एक कमेटी इस तरह की बनाई जाए जो कॉलेज को और अच्छा सुदृढ़ करने के लिए सहयोग दे पाए। और मैं तो चाहूँगा कि अधिक से अधिक इसकी मेंबरशिप हो। 10% तो बहुत कम होता है। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल बहुत ही बढ़िया जो है आपने बात कही है, और आई थिंक हम लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा एलुमनाइज के बीच में लेके जाना चाहिए और इस पे कुछ काम होना चाहिए। नितिन, मैं एक चीज़ और मैं करता हूँ, जैसा शायद प्रोफेसर साहब के साथ भी एक आध बात लखनऊ में वो हुआ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जी सर, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं इवन शिकागो भी गया, वो मैं बताऊंगा, मैं दिल्ली में, देहरादून, बनारस, वृंदावन और लखनऊ में भी जो भी हमारे लालामाइट्स आते हैं, हम एक गेट टुगेदर रखते हैं। प्रोफेसर साहब के टाइम एक बार इन्होंने अवसर दिया हमें, शायद उसके बाद आए होंगे पर हम लोगों को बताया नहीं। और मैं शिकागो भी गया तो हमारे बैचमेट के 8 लोग हैं, 8 लोग हम लोग शिकागो एक बैचमेट के यहाँ इकट्ठे हुए 3 दिन के लिए। और इस तरह मैं दिल्ली भी जाता हूँ, दिल्ली में हमारे 10, 12, 15 बैचमेट्स वगैरह हैं, हम लोग वहाँ कहीं ना कहीं गेट टुगेदर करते हैं आपसी प्यार बढ़ाने के लिए, और कॉलेज के विषय में भी डेफिनेटली बात होती है, उसमें क्या किया जा सकता है ये भी विषय रहता है। क्या बात है सर। सर थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, मैं फटाफट से वर्धा जो है रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा चटपटा बनाते हैं। बिल्कुल। सर रैपिड फायर में आपको सवाल एकदम जवाब बिना सोचे जो है तुरंत से देने हैं और 1 वर्ड आंसर है, ठीक है जी। तो पहला सवाल है सर, योर फेवरेट सीनियर? डॉक्टर SK सूरी। योर फेवरेट जूनियर? सुबोध चंद्रा। योर फेवरेट टीचर? प्रोफेसर GP अलन सर। BLT ऑफ योर टाइम? क्या सर ब्यूटी लिस्ट टॉपर? ब्यूटी लिस्ट टॉपर आपके टाइम के, आपके बैच में? यस सर। सुखविंदर कौर। क्या बात है सर। फेवरेट स्पोर्ट? क्रिकेट। फेवरेट ड्रिंक? क्रिकेट के बारे में तो मैं बाद में भी बात करूंगा। और फेवरेट ड्रिंक? फेवरेट ड्रिंक मार्गरीटा। फेवरेट सॉन्ग? मेरे वतन के लोगों। क्या बात है सर। पॉपुलर भांड फ्रॉम आवर कॉलेज? बड़ा गड़बड़ है। विजय नारंग। ओके। फेवरेट मूवी डायलॉग? नहीं, मैं मूवीज और गानों से थोड़ा ज्यादा ही दूर रहा। हाँ, स्पोर्ट्स में मैंने अपना जीवन भी बर्बाद किया है और स्पोर्ट्स का नशा भी इस कदर छाया है मेरे में कि मैं कह नहीं सकता। नहीं सर, मुझे पता है, मुझे अगर मेरी जानकारी सही है आप क्रिकेट के काफी शौकीन थे। कहाँ क्रिकेट की वजह से मैं बताऊं, क्रिकेट की वजह से नितिन, जब मैंने बताया था मेरे फादर की डेथ की वजह से, पारिवारिक परिस्थिति की वजह से मैंने बरेली में इंटर्नशिप की। आप लोगों को SMCT पता है, शिवराज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, ये हम ही लोगों का शुरू हुआ था, हमारा ही बैच। हालांकि सीनियर उस समय इंटर्न थे, इंटर्नशिप में उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके नाम से हमने ऑल इंडिया इंटर कॉलेजेस क्रिकेट पहला टूर्नामेंट और दूसरा दोनों मैंने खेले, और दोनों के शौक की वजह पहला जब शुरू हुआ तो इंटर्नशिप शुरू हो चुकी थी 1 जनवरी में। मैं 15-20 दिन तक वो टूर्नामेंट खेलता रहा मेरठ में। बरेली में मेरी इंटर्नशिप लेट हुई। उसके बाद इंटर्नशिप जब ख़त्म हुई अर्ली 74 में, तो मैं मेरठ में कन्वोकेशन के लिए आया। कन्वोकेशन तो हुआ नहीं,
पर क्रिकेट ये टूर्नामेंट सेकंड ईयर का हो रहा था। मैं फिर खेलने बैठ गया, फिर 15-20 दिन मैं खेलता रहा। अल्टीमेटली मैंने अपनी सर्विस जो मेरे बैचमेट ने जनवरी 74 में ज्वाइन की, मैंने जाके मार्च अप्रैल में ज्वाइन की। उसका जो खौफजा मुझे भुगतना पड़ा, वो 13.5 साल तक मेरे जो बैचमेट थे वो प्रमोशन पा चुके थे। मेरा पहला प्रमोशन 13.5 साल बाद हुआ पीएमएसएस। तो मैं अपने जूनियर्स को थोड़ा सा ये सलाह देना चाहता हूँ कि ठीक है, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह आवश्यक हैं, परंतु हमारी स्टडीज और सर्विस के स्टेक्स पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया मैसेज। वर्दा, अगला ई ब्लास्ट से जुड़ा हुआ सवाल ले लीजिए आप, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि हमारे जितने लोग जुड़े ई ब्लास्ट से। कोई एक संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि कैसे वो लोग ई ब्लास्ट से जुड़े और ई ब्लास्ट का लाभ उठाकर जो है कैसे हम लोग जो है आगे कुछ बढ़ सकते हैं? मैं तो अपने लेवल से प्रयास कर ही रहा हूँ। जैसे डॉक्टर वर्दा जानती भी होंगी, मैंने कुछ मक्स वगैरह भी OSA LLRMC 2023 के छपाए थे, और आपके यहाँ जो प्रिपरेटरी गेट टुगेदर था मैंने सबको दिए भी थे, और उसका मैं अपने मेरठ के जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें प्रचार भी करता रहता हूँ। बल्कि मैं मेरे सवेरे गुड मॉर्निंग के संदेश में भी यही जाता है, LLRM स्टार के जो ग्रुप है कि OSA को सफल बनाने हेतु प्रयास कीजिए इस तरह का। तो डेफिनेटली अगर प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। अगर 100% नहीं मिलेगी तो 90% मिलेगी, 80% मिलेगी। और इसमें ना केवल 98 बैच का दायित्व है, बल्कि जितने भी एलुमनाई हमारे हैं, जितने भी हमारे इवन जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनका सबका अगर एक तनिक मात्र एक पैसे का भी सहयोग मिल जाएगा हम लोगों को इसको सफल बनाने के लिए, तो ये एक ऐतिहासिक OSA होने जा रहा है मेरे विचार से। बिल्कुल सर। और सर देखिए, OSA तो हर साल आता रहेगा, बट ई ब्लास्ट जो है ये हमारा एक बड़ा विजन है जिसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो मैं चाहूंगा अगर आप अपील करेंगे लोगों से ई ब्लास्ट से जुड़ने के लिए, तो वो बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा इस फोरम से। बिल्कुल, ई ब्लास्ट के जो भी आप यूट्यूब में भेज रहे हैं या हमारे फेसबुक ग्रुप्स में भेज रहे हैं, मैं तो सारे के सारे देखता हूँ, सुनता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इनका जितना से जितना इन वीडियोस का प्रचार हो उतना ही है, और वो सब देखें, भले ही से भरे हुए, और कुछ ना कुछ हमें नया हर ई ब्लास्ट के एपिसोड में मिल रहा है, कुछ ना कुछ संदेश हमें हर लेवल से मिल रहा है। और मैं तो ये चाहता हूँ, ये आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और एक बहुत ही सराहनीय आरंभ है, सीढ़ी का भले ही पहला कदम है। मैं तो चाहता हूँ जो आपकी नज़र से ओझल हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं, मैं उनसे इस ई ब्लास्ट के एपिसोड से उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अगर ये समझते हैं कि उनके एक्सपीरियंस से कुछ हमारे इसको स्ट्रेंथन करने में, OSA को या एलुमनाई को स्ट्रेंथन करने में, वो खुद फॉरवर्ड आए, वो आप लोगों से संपर्क करें और ई ब्लास्ट का एक हिस्सा बने। बिल्कुल सर। और अगर आप नितिन, अगर आप अपने जो आपने वेबसाइट क्रिएट करी है, अगर आप इस वेबसाइट पर भी कुछ ऐसा लिंक जोड़ दें कि जिसमें लोग अपनी रिक्वेस्ट डाल दें कि मैं जो है इंटरव्यू अपना देना चाहता हूँ। बिल्कुल 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 सर। वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सीनियर लोग हैं जो अपने विजन को भी शेयर करना चाहें। तो अगर आप उसको अपनी वेबसाइट पे कोई लिंक बना दें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप शॉर्ट में उसका थोड़ा डिटेल भी मांग ले चाहें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर मैं टाइम हमारा जो है अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया हमारा इंटरव्यू। मैं चाहता हूं कि चलते चलते आप OSA 2023 के लिए सारे लालामाइट्स को एक अपील कर दें इस फोरम से। तो लालामाइट साथियों, मैंने पहले भी अपने इस इंटरव्यू में मेंशन कर दिया है कि हमारे OSA में क्या क्या लाभ है, तो उनको बल्कि उससे कुछ और अधिक पाने के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। और कोई बात नहीं है, मेरे काफी कनिष्ठ हैं, कुछ लोग ही मेरे वरिष्ठ हैं वहाँ। मैं अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ और इवन प्रार्थना भी करता हूँ कि इसे न केवल
2023 के ओएसए को सफल बनाएं, बल्कि आने वाले समय में अपने कॉलेज को, अपने एलुमनाई एसोसिएशन को और प्रत्येक ओएसए को हर साल एक यादगार के रूप में उसको सफल बनाने का प्रयास करें। निश्चित तौर पे 1998 का ये बैच का ओएसए तो यादगार बनने जा रहा है। और मैं भले ही डॉक्टर वर्धा और डॉक्टर नितिन दोनों उसी बैच से हैं, मैं तो ये अपील करता हूँ कि 99 वाले बैच का, 2000 के बैच का, उसके बैच का सफलतम होते जाएं, सीढ़ियां हम एक एक बढ़ के हम शिखर पर पहुंचे। क्या बात है सर। सर हमारा टाइम जो है बस 1 मिनट से भी कम है। मैं आप दोनों का पहले तो थैंक यू, आज आपने सर टाइम दिया, और चोपड़े सर स्पेशली सर आपने अपना टाइम निकाला, और बहुत मजा आया मैं इंटरव्यू में। और थैंक यू वर्धा आज जो है इस इंटरव्यू को सक्सेसफुल करने के लिए, और पूरी 98 बैच की तरफ से सर आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरी ओर से भी मेरी ओर से भी तीनों मॉडरेटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद।